हेलो दोस्तों, तो ये जो क्लास होने वाली है इंडियन हिस्ट्री की 3rd नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं। अगर आपने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके आप उन क्लासेस को देख लीजिए, ताकि उसमें जितने बार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो सभी आपको कंफर्म हो जाएं और आपसे वो छूटे नहीं। तो जाके फटाफट से उन क्लासेस को जरूर देख लें एक बार, ताकि उनसे जितनी बार इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाए। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने जो बक्सर का युद्ध है वहां तक हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी जो कि मैं इस टॉपिक में आप सभी को कराने वाला हूँ। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं, आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अवधेश कुमार के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पे भी डेली क्लासेस हमारे द्वारा आप सभी के लिए करवाई जाती हैं। तो अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बक्सर के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बक्सर का युद्ध था वो इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिकुट उसमें लड़ा था, 3 लोगों ने मिलकर उसमें लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश से। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि 12/8/1765 को मुगल के साथ इन्होंने संधि कर ली थी, और 16/8/1765 को विद नवाब अवध जो कि आपका शाह आलम था उसके साथ ट्रीटी यानी संधि कर ली गई थी। और मैं आप सभी को बता दूं, जो मीर कासिम था, मीर कासिम के लिए उन्होंने वहाँ पे बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत कर दी। द्वैत शासन वहाँ पे लगा दिया गया था। और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लगाया गया था। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि द्वैत शासन जो था एग्जैक्टली था क्या, होता क्या था इसमें। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि उसमें एक सिस्टम बनाया गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रशासन होगा, जो भी वहाँ के कामकाज होंगे उन सभी को आप चलाएंगे, और वहाँ से जितना वो रेवेन्यू वगैरह आएगा वो सभी ब्रिटिश के खाते में जाएगा, यानी वो सभी वो खुद रख लेंगे। तो इसी बात पे संधि हुई थी और इसी के तौर पर उसे नवाब तो रहने दिया था मीर कासिम को, लेकिन नवाब आप मानिए न मानिए एक बराबर से नीलबट्टा शून्य था। क्योंकि आप शासन तो चला रहे हो, प्रशासन चला रहे हो, सारी चीज़ें चला रहे हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, पैसे किसी और के पास जा रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं आप चलाओगे कैसे। तो सिंपल सी बात है कि पूरी वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो द्वैत शासन था वो किसके द्वारा लगाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लगाया गया था, और इसे लगाया गया था 1765 में। उसके बाद बात करें तो 1772 में 7 साल के बाद वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इस जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था 1765 में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। तो देखिए आप सभी को बता दें कि भारत में कानून बनाने की दिशा में ये पहला कदम था, यानी इससे पहले कोई कानून वगैरह बनाने की यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ पे सभी लोग अपना राज्य चलाते थे, सभी लोग अपने राज्य में जैसे जो राजाओं वाला सिस्टम था वो कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था कि जो जिस शासन में जिसका शासन चल रहा है, जो राजा है वो अपने नियम खुद बनाता था। ऐसा नहीं है कि सभी पे वो एप्लीकेबल हो। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और 1773 में कानून बनाने की दिशा में काम किया गया, और ये भारत के लिए पहला एक कदम था जिससे कि यहाँ पे कानून बनना स्टार्ट हुआ। उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, इसे क्यों बनाया गया था, क्या पर्पस था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार को खत्म करना इस रेगुलेटिंग एक्ट का पर्पस था। प्रावधान प्रोविजंस इसमें क्या रखे गए थे, ये रखे गए थे कि कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता, यानी कोई पर्सनल अपना बिजनेस नहीं खोल सकता था। नंबर 2 पे उपहार लेने पर प्रतिबंध था। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई काम करवाया, दबाव डाल के किसी को 1 लाख रुपए दे दिए और वो बोल देता था कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें एकदम बंद कर दी गई थी कि आप किसी से इस तरीके से कोई उपहार वगैरह नहीं ले सकते। वहीं पे बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी गवर्नर की पोस्ट खत्म हो गई और यहाँ पे जो पोस्ट स्टार्ट होती है वो होती है गवर्नर जनरल की। तो जो वॉरेन हेस्टिंग था वो अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी जब जिस समय गवर्नर की पोस्ट थी वो वॉरेन हेस्टिंग के साथ थी, और गवर्नर की पोस्ट को खत्म करके गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग को ही वहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया का जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, और जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। चलिए आगे बात करेंगे। 1774 में कलकत्ता
में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी यहाँ पे जो कोर्ट खोला गया सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बनाया गया सबसे पहले कलकत्ता में 1774 में। जो अभी आपका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है वो पहले कलकत्ता में हुआ करता था, यानी सर्वप्रथम 1774 में कलकत्ता में ही हाई कोर्ट बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य जो न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में 1774 में बनाया गया था उसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आप सभी को याद रखना है एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगले पॉइंट की बात करें तो न्यायाधीशों की संख्या 3+1 थी, यानी 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक जो न्यायाधीश थी वो एलिजा एम्पे जो कि आपकी सीजीआई थी। तो टोटल 4 न्यायाधीश वहां पे रखे गए थे। आगे बात करेंगे अवध की, तो अंतिम वहां का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह, जो अवध का अंतिम वो बादशाह था। जेम्स आउटरम के खराब रिपोर्ट पर के आधार पर अवध को गवर्नर डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। तो आप सभी को पता है 1856 में अवध को अपने कंट्रोल में कर लिया था अंग्रेजों ने। एक राज्य हड़प नीति आई थी जिसके बारे में मैं आगे आप सभी को बताने वाला हूं कि वो किस तरीके से आई, किसने लगाई, सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अंतिम जो नवाब था अवध का वो वाजिद अली शाह था, जो जहाँ पे शाह आलम जो लड़ा था वो भी अवध का नरेश था। आप सभी को पता हो तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो बक्सर के युद्ध में शाह आलम था, लेकिन यहाँ पे जब जो इनका कंट्रोल यहाँ से चला गया था उस समय जो था वाजिद अली शाह यहाँ का लास्ट अंतिम नवाब था। जेम्स आउटरन ने इस पर रिपोर्ट लगाई और डलहौजी ने जो इसे 1856 में अपने कंट्रोल में अपने अधीन में अवध को कर लिया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद कुछ इससे अलग चीज़ें चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 18 के विद्रोह क्रांति के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके बारे में आप सभी के लिए जानना। तो यहाँ पे बात करते हैं हीरो ऑफ रिवॉल्ट। तो यहाँ पे जो हीरो के अगर बारे में बात करें तो मे भी आप सभी को पता होगा इस क्रांति का जो हीरो था वो मंगल पांडे था। रेजिमेंट थी उसकी 34, कैंट जो छावनी आती थी बैरकपुर आती थी। रिवॉल्ट डेट था 29/3/1857 और फांसी दे दी गई थी 8/4/1857 को। तो यानी आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि 29/3 को कांड हुआ और 18/4/1857 को किसी को फांसी दे दी गई, यानी केवल 8 दिन के अंदर अंदर फांसी दे दी गई थी। आगे बात करें कि इसके लिए जो क्रांति की डेट थी पहले से ही प्रीफिक्स की गई थी, 31/5/1857 थी, लेकिन ये क्रांति पहले स्टार्ट हो गई क्योंकि अनएक्सपेक्टेड फांसी दे दी गई थी। 8/4 को फांसी दे दी गई थी और जिस डेट से क्रांति को स्टार्ट होना था उससे पहले ही 10/5/1857 को ये क्रांति स्टार्ट हो गई। और जो इसका स्थान था जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपकी मेरठ से, और इसका जो सिंबल रखा गया था वो रोटी और कमल इसका सिंबल रखा गया था। तो ये आप सभी को याद रखना है कि जो क्रांति हुई थी 1857 की उसका सिंबल क्या था, रोटी और कमल, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी वजह से इसका आंसर नहीं दे पाते। अगला बात करेंगे कि मुगल बादशाह कौन था उस टाइम। तो बहादुर शाह जफर जो था इसका मुगल बादशाह था। ब्रिटिश पीएम कौन था, तो पाल्मस्टन जो था इसका ब्रिटिश पीएम था जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग इसका गवर्नर जनरल था। लॉर्ड तो बोलना ही बेकार है, क्या कहूँ, जो भी है। तो कैनिंग जो था गवर्नर जनरल था उस टाइम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस स्थान से कौन लीडर था, कौन लीड कर रहा था। तो देखिए दिल्ली से बात करें तो बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह जफर, उसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था और वहीं पे जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। कानपुर की बात करें तो नाना साहेब नंबर 3 पे आता है। लखनऊ, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद से लियाकत अली, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कानपुर से 1857 के विद्रोह में कौन लीड कर रहा था। तो आपको याद रखना है जैसे नाना साहिब कर रहे थे। ग्वालियर से अगर पूछ लिया जाता है तो तात्या टोपे। तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सभी इन्हें जरूर याद रखिएगा। पूरे नाम की बात कर लेते हैं तो जो नाना साहिब का पूरा नाम था वो धोंदू पंत था। रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम बात करें तो मनुबाई था। तात्या टोपे का अगर हम बात करें तो रामचंद्र पांडुरंगा इनका नाम था। तो इन तीनों के ये पूरे नाम आप सभी को बता दिए हैं। इन फ्यूचर अगर कभी आपको पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि दौदू पंत के नाम से किसे जाना जाता था या नाना साहिब के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये भी पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं।
1857 के मुख्य कारणों के बारे में बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस कारण से हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे राजनीतिक कारण, यानी राजनीतिक कारण क्या थे। तो एक सबसे बड़ा इसमें जो कारण था वो था सहायक संधि। तो वेलेज़ली जो था, वेलेज़ली ने 1798 में मतलब इस सहायक संधि को लेके आया था, और हैदराबाद वह प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी उसे स्वीकार किया था। और सॉरी, मैसूर वह प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि को मानने से मना कर दिया था, और वहाँ का जो राजा था वो टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, और उसने एक चीज़ कही थी कि टीपू सुल्तान के लिए ये चीज़ जानी जाती है कि बार बार भेड़ों की तरह मुड़ने से अच्छा है कि एक बार शेर की तरह मर जाओ। अब बात करते हैं जिसमें 1856 में अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया था अंग्रेजों ने। कौन सी नीति के अधीन लिया था, मैंने आप सभी को बताया था, राज्य हड़प सिद्धांत को स्टार्ट किया गया था। तो डलहौजी ने इसे स्टार्ट किया था, 1848 में प्रस्तुत इसे किया गया था, और सबसे पहले सतारा वह राज्य था जिसके अंतर्गत उसे सबसे पहले अंग्रेजी शासन में शामिल किया गया था। तो याद रखना, ये 1856 में अवध को जो शामिल किया गया था, इसी नीति के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था 1856 में, और ये डलहौजी के द्वारा ये नीति लाई गई थी, राज्य हड़प नीति, और इसे 1848 में स्टार्ट किया गया था। सतारा एमपी का एक राज्य था जो कि एक पहला राज्य बना जो कि अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में से ले लिया था इस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत। आर्थिक कारण जानते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। तो कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी, यानी टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि लोग परेशान हो गए थे टैक्स से। साहूकार वर्ग का उदय हो गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो कर्ज लेने पड़ते थे। अकाली की बारंबारता, यानी अकाली की अगर हम बात करें तो अकाल बहुत ज़्यादा पड़े भाई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लोगों के पास पैसा है नहीं है, और आप ऊपर से टैक्स बढ़ाए जा रहे हो। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग कर्ज ले रहे थे और उसके अंडर प्रेशर दब रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। गलत ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, तो उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी वो गलत थे जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये भी एक बड़ा कारण था। अगला देखते हैं नंबर 3 पे, सेना। तो सेना में क्या कारण था कि सेना में इतना गुस्सा क्यों फूटा, क्या रीजन थे, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों के बीच में विभेद किया जाता था, यानी उनके साथ अलग तरह का बर्ताव किया जाता, इंडियन के साथ और यूरोपियन के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता। वहीं पे बात करें, भारतीय सैनिकों के लिए कम वेतन दिया जाता था और यूरोपियों के लिए ज़्यादा। भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति नहीं थी, यानी आप सिपाही हैं तो आप सिपाही रहेंगे, आप कभी भी ऊपर पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे जिससे कि आप नीचे वाले लोगों को कंट्रोल कर पाएं। तो आपके लिए कोई भी प्रमोशन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। भारतीय सैनिकों के लिए रहने खाने की अलग व्यवस्था थी और उनके लिए खराब व्यवस्था की जाती थी। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय सैनिकों को अलग रखा जाता था, जो वहाँ के ब्रिटिश सैनिक थे उनको अलग रखा जाता था, और इंडियन के लिए जो व्यवस्था की जाती थी वो बहुत ही खराब लेवल की जाती थी जिससे कि वो दुखी थे। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करना अनिवार्य था। तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि हम दूसरे देश मतलब समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, लेकिन उनके लिए ये था कि आपको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था, और उनमें से एक सबसे बड़ा कारण जो था इस विद्रोह का वो था गाय एवं सूअर की चर्बी वाले कारतूस। तो ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि गाय और सूअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे उसके लिए। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, हिंदू धर्म में कोई भी गाय को पूज्य मानते हैं, और वहीं पे मुस्लिम वर्ग के जितने वर्ग लोग होते थे वो सूअर को मतलब टच भी नहीं करना चाहते। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के गाय वाले चर्बी के कारतूस नहीं खोल सकते थे और मुस्लिम धर्म वाले सूअर की चर्बी के कारतूस नहीं खोल सकते थे। लेकिन उनमें जो कैप लगा हुआ करता था वो गाय व सूअर की चर्बी से बनता था, जिसे चलाने के लिए पहले आपको उसे मुंह से खोलना पड़ता था, और मुंह से खोलने के बाद ही आप उसे चला सकते थे। तो ये इनमें से एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों को ही समस्या थी, और दोनों ने इसके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और इस विद्रोह का जो हीरो बना वो मंगल पांडे बना, जिसने इस क्रांति को स्टार्ट कर दिया। तो आज हम फिलहाल क्लास अपनी यहीं पे खत्म करेंगे। आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं, अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया, वहां से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप यहां से क्रैश कोर्स, स्पेशल कोर्स, फ्री क्लासेस सभी ले सकते हैं। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो ऊपर आपको एक हमारा कूपन कोड दिख रहा होगा स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से। अगर आप इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे लेके आ पाओगे। तो ये आप सभी के लिए एक बड़ा बेनिफिट है। तो फटाफट से जाइए और सभी लोग जाके इस क्लास को फटाफट से मतलब इस एप्लीकेशन को फटाफट से अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने दोस्तों से डाउनलोड करवाएं, ताकि आने वाले सभी टाइम में सभी लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके अनअकैडमी प्लस के एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स परचेज करें तो प्लीज़ हमारा कोड जो ऊपर स्टडी फॉर ड्रीम्स दिया गया है उसे यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सारे जो बेनिफिट हैं, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप सभी को मिल पाए। आपको बता दें कि अनअकैडमी से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं और वहाँ पे जितनी डाउट क्लासेस वगैरह कुछ भी होते हैं, एकदम आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे कि आप डायरेक्टली किसी क्लास में बैठे हो और वहाँ पे आप ले रहे हो। जहाँ पे आप दिल्ली में जाके लाखों हजारों रुपए खर्च करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ये सारे कोर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वो भी आपको घर बैठे। तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से जाके कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज ही आप जाके अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। डेली हमारी क्लास वहाँ पे करवाई जाती है 11 बजे, एक मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होती है 11 AM 11 AM और एक रात को 9:30 PM हमारी वहाँ पे क्लास करवाई जाती है। तो हर एक क्लास को अटेम्प्ट करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।